नमस्कार प्यारे बच्चों। तो देखो, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यानी कि विद्युत रसायन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका नैनसट समीकरण, नर्नेस्ट इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं नैनसट समीकरण या नर्नेस्ट इक्वेशन को। ये कहाँ आपके काम में आएगी, कहाँ इसका उपयोग हम करेंगे, क्या नैनसट समीकरण होती है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, हेडिंग डाल लीजिएगा नैनसट समीकरण। नैनसट समीकरण, नैनसट समीकरण, नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन देखो भाई, ये जो आपकी नैनसट समीकरण है यानी कि जो नर्नेस्ट इक्वेशन है, अगर इसकी बात करें तो इसको एक साइंटिस्ट था नर्नेस्ट, यानी कि नर्नेस्ट उस समीकरण उस साइंटिस्ट ने इसको दिया था। अब ये होती क्या है इसकी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिएगा अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो डैनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल है, डैनियल सेल का जो सेल विभव है वो कितना होता है 1.10 वोल्ट। अब डैनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल 1.1 होता है वो एक विशेष कंडीशन पर होता है, और वो कंडीशन क्या होती है आपकी, जब जिंक प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन और कॉपर प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी कितनी हो आपके पास 1 मोलर हो। बट अगर आप उनके कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे करते हैं तो डैनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो भी क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है। इसी प्रकार से अगर हम जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो वो एक विशेष कंडीशन पे होते हैं, 1 मोलर कंडीशन पे, 1 मोलर कंसंट्रेशन पर होते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो सेल का सेल पोटेंशियल या फिर जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बदल जाता है। तो नर्नेस्ट ने या नैनसट समीकरण ने भी हमको क्या समझाया कि इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के मध्य एक संबंध दिया। उस संबंध को हम क्या बोल देते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन या नैनसट समीकरण। तो चलो इस पर बात करते हैं प्यारे बच्चों। नैनसट समीकरण नैनसट समीकरण को अगर हम समझे तो नर्नेस्ट साइंटिस्ट जो था उसने इसको दिया था। है क्या चीज ये, जो नर्नेस्ट समीकरण है वो क्या करती है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता, व विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध को बताती है। नैनसट समीकरण क्या करती है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के बीच एक संबंध को बताती है। या फिर हम कह सकते हैं जो आपकी नैनसट समीकरण है वो किसको बताती है, सेल का सेल विभव, सेल का सेल विभव, सेल का सेल विभव व विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध, विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध को बताती है। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन बोल देते हैं, नैनसट समीकरण बोल देते हैं। तो थ्योरेटिकली हमने समझा कि जो आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन है, जो आपकी नैनसट समीकरण है वो क्या है, नर्नेस्ट ने, समझो बात को ध्यान से, नर्नेस्ट ने इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव व विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के मध्य एक संबंध को बताया। उसको हमने क्या बोला, नैनसट समीकरण बोला। या हम कह सकते हैं नैनसट ने सेल का सेल विभव और विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के मध्य एक संबंध दिया, उसी को क्या बोला जाता है, नर्नेस्ट समीकरण, नर्नेस्ट इक्वेशन बोल दिया जाता है। अब इससे पहले नर्नेस्ट इक्वेशन को समझने से पहले एक दो टॉपिक हम पढ़ते हैं, बेसिक उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात समझना चाहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी व
व सेल विभव में संबंध। गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी व सेल विभव में क्या संबंध होता है, पहले हम इस संबंध की बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम डेल्टा जी की बात करते हैं, तो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी क्या होता है? निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। डेल्टा जी क्या होता है प्यारे बच्चों? निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। और 11वीं क्लास के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी है, अगर कार्य निकाय द्वारा किया जाता है तो कार्य ऋणात्मक होता है, और कार्य अगर निकाय पर किया जाता है तो कार्य क्या होता है? धनात्मक। यानी कि निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक और निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? निकाय द्वारा किया जा रहा है। अतः हम क्या लगा देंगे? बाहर एक नेगेटिव साइन का उपयोग करेंगे। अब अगर इस विद्युत रसायन की बात करते हैं तो निकाय क्या होता है? आपका गैल्वेनिक सेल है। अगर यहाँ गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है तो यानी कि ये जो निकाय द्वारा किया गया कार्य है ये किसके बराबर हो जाएगा? वैद्युत कार्य के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है आपका? यहाँ पर वैद्युत कार्य होता है। क्या होता है? वैद्युत कार्य होता है, इलेक्ट्रिक वर्क होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक वर्क की बात करें, अगर हम वैद्युत कार्य की बात करें तो वैद्युत कार्य क्या होता है आपका? आवेश गुणा विभवांतर। वैद्युत कार्य का फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? आवेश गुणा विभवांतर। आवेश गुणा विभवांतर। अगर हमें W का मान पता चल जाता है तो W का मान हम यहां रखेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा जी और जो आपका सेल विभव है उसमें एक संबंध आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर जैसे किसी भी हम विद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो उसमें कितना आवेश का स्थानांतरण होगा और उसका क्या विभवांतर होता है, हम उसकी बात करते हैं। सुनो भाई, इसको हम अलग से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिएगा कोई आपके पास विद्युत रासायनिक सेल है, एक आपके पास वैद्युत रासायनिक सेल है। अब इस वैद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। मान लीजिएगा ये आपका एक एनोड इलेक्ट्रोड है, ये आपका एक एनोड इलेक्ट्रोड है और इसके साइड में ये आपका एक कैथोड इलेक्ट्रोड है। ये आपका क्या है? एक कैथोड इलेक्ट्रोड है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। अब हमने ये पता है कि वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है एनोड से कैथोड की ओर होता है। कहां से कहां होता है प्यारे बच्चों? एनोड से कैथोड की ओर। एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मान लीजिएगा एनोड से कैथोड की ओर, मान लीजिएगा बच्चों एनोड से कैथोड की ओर n मोल इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कितने मोल इलेक्ट्रॉन जाते हैं? n मोल इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब n मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है, अर्थात एनोड से कैथोड की ओर कितना कूलाम चार्ज ट्रांसफर होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। एक बात तो जान लो, एनोड से कैथोड की ओर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? माना एनोड से कैथोड की ओर n मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब हम n मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की बात करते हैं। देखो भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर वैसे तो नेगेटिव चार्ज, बट हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। अगर हम प्यारे बच्चों अब एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर हम आवेश की बात करते हैं तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका?
6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये क्या हो जाएगी आपकी अवगाद्रो संख्या हो जाएगी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, ये हो जाएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश आता है लगभग वो कितना आता है हमारे पास, वो लगभग कितना आता है 96500 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर लगभग कितना आवेश आता है 96500 कूलम आवेश आ जाता है। इस 96500 कूलम आवेश को ही क्या बोला जाता है 1 फैराडे। ये किसके बराबर होता है, एक फैराडे आवेश के बराबर होता है। सुनो फिर से ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, अगर हम एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की बात करते हैं तो इसको एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, लगभग 96500 कूलम आ गया। ये है, और इसी को आपने क्या बोला, एक फैराडे। ठीक है, यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है, एक फैराडे आवेश होता है। बट एनोड से कैथोड की ओर तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एन मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, एक फैराडे है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, एन मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, एन मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एन फैराडे। कितना हो जाएगा, एन फैराडे। सिंपल है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, एक फैराडे, तो एन मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो जाएगा, एन फैराडे। तो आवेश का तो हमें पता चल गया कि एनोड से कैथोड की ओर कितना आवेश जा रहा है, एन फैराडे आवेश जा रहा है। और ये जो आपका विभवांतर है एनोड और कैथोड के बीच जो इलेक्ट्रोड विभव है उन्हीं का तो डिफरेंस है। ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका शेल विभव के बराबर हो जाएगा। विभवांतर तो किसके बराबर हो जाएगा, एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव जो हैं उनके अंतर के बराबर हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोला, ई सेल। तो आवेश आ गया आपका एन एफ और विभवांतर आपका कितना आ गया, ई सेल, सेल विभव के बराबर। तो यहां से जो वैद्युत कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ ई सेल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, एन एफ ई सेल के बराबर हो जाएगा। डब्ल्यू का मान यहां रख देंगे तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, डेल्टा जी क्या आ जाएगा आपका माइनस एन एफ ई सेल। क्या आ जाएगा, माइनस का एन एफ ई सेल। ये आ गया आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में संबंध। किस किस के बीच में संबंध आ गया, गिब्स मुक्त ऊर्जा और जो आपका सेल विभव होता है ई सेल। सेल विभव क्या होता है, ई सेल, उसके बीच में क्या आ गया, एक अच्छा सा संबंध हमारे पास आ गया। अगर इसी को हम मानक परिस्थितियों में देखना चाहें, इसी को हम किस में देखना चाहें, मानक परिस्थिति में देखना चाहें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट, एन एफ ई नॉट सेल। क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। तो नेमसेट समीकरण को पढ़ने से पहले या इसको समझने से पहले हमने एक संबंध के बारे में बात की, और वो संबंध किस किस के बारे में हमने पढ़ा, गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि डेल्टा जी और सेल विभव के बीच में संबंध। तो क्या आया हमारे पास, या तो हम कह सकते हैं सिंपल कंडीशन में तो डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल होता है, और मानक परिस्थितियों में क्या हो जाता है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। इसको हमें ध्यान में रखना है, जिसको हमें आगे यूज करना है। मान के चलता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी समझ में आया होगा, जब तक इसको हम नोट करो। चलो आगे हम बात करते हैं कि मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा और जो साम्य अवस्था स्थिरांक होता है उसके मध्य क्या संबंध होता है। सुनो फिर से ध्यान से, गिब्स ऊर्जा, क्या गिब्स ऊर्जा और जो आपका साम्य अवस्था स्थिरांक होता है उसके बीच संबंध की हम बात करें। सुनो ध्यान से, समझिएगा प्यारे बच्चों बात को। गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य अवस्था, साम्य अवस्था स्थिरांक
स्थिरांक में संबंध, समझो ध्यान से। गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक के अगर संबंध की बात करें तो एक सिंबल सा संबंध। उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो साम्य अवस्था स्थिरांक है ये क्या होता है। इसको के से दर्शाया जाता है। साम्य अवस्था स्थिरांक को किससे दर्शाया जाता है प्यारे बच्चों, के से दर्शाया जाता है। समझो भाई क्या होता है ये। माना इसको समझने के लिए किसी गैल्वेनिक सेल की एक हम सिंपल सेल अभिक्रिया मान के चलते हैं, और वो अभिक्रिया है, मान लीजिएगा हमारे पास M1A प्लस M2B उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया है। आगे क्या हो जाएगा, N1C प्लस N2D। किसी गैल्वेनिक सेल की एक सिंपल सेल अभिक्रिया क्या है हमारे पास, एक सिंपल सेल अभिक्रिया क्या है, M1A प्लस M2B इज इक्वल टू N1C प्लस N2D। ये किसी गैल्वेनिक सेल की क्या है हमारे पास, एक सिंपल सी सेल अभिक्रिया है। यहां से अगर हम साम्य अवस्था स्थिरांक की बात करते हैं तो जो आपका साम्य अवस्था स्थिरांक के है, आपका जो साम्य अवस्था स्थिरांक के है ये होता है उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। ये क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, समझो मेरी बात को ध्यान से। उत्पाद है हमारे पास ये, तो यहां हो जाएगा C की पावर N1 D की पावर N2 बटे में क्या आ जाएगा नीचे A की पावर M1 और B की पावर क्या हो जाएगा M2। देखो A B तो क्रियाकारक है, C और D क्या है उत्पाद है, M1 M2 N1 और N2 क्या है स्टोइकियोमेट्री गुणांक हैं जो उन्हीं के क्रियाकारकों की पावर में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको K का मान निकाल लेना है। अब ये जो संबंध था आपका गिब्स ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, सुनो ध्यान से। डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT लॉग बेस E के। क्या संबंध होता है, डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT लॉग बेस E के। यहां हमने देखो भाई डेल्टा G के बारे में अभी हमने पढ़ा, डेल्टा G क्या होता है आपका माइनस NF ई सेल, तथा डेल्टा G नॉट क्या होता है माइनस का NF ई नॉट सेल। जस्ट इससे पहले हमने देखा था। अब देखो क्या करना है, डेल्टा G और डेल्टा G नॉट का मान इस समीकरण में हम रख सकते हैं। रखो बच्चों एक बार, यहां से क्या आ जाएगा माइनस का NF ई सेल माइनस का NF ई सेल इज इक्वल टू माइनस का NF ई नॉट सेल माइनस का NF ई नॉट सेल प्लस RT लॉग बेस E के। ये समीकरण हमको प्राप्त हुआ। अब इससे आगे क्या करेंगे, इस संपूर्ण समीकरण में हम माइनस NF का भाग देंगे। इस संपूर्ण समीकरण में क्या करेंगे माइनस NF का भाग देंगे, तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में माइनस NF का भाग देने पर, उपरोक्त समीकरण में किसका भाग देंगे माइनस NF का भाग देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस NF ई सेल बटे माइनस का NF इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल बटे में माइनस का NF। अब यहां माइनस का NF का भाग देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा RT अपॉन NF लॉग बेस E के। ये सब कुछ हमें मिला। अब यहां से क्या हो गया, माइनस NF से माइनस NF कैंसिल हो जाएगा, माइनस NF से माइनस NF कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो गया। ई नॉट सेल
माइनस का आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई एन एफ लॉग बेस ई, लॉग बेस ई के। इसको हमने कुछ ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यदि हम ये कंडीशन मान के चलें, यदि R का मान हम क्या रख दें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, R की वैल्यू क्या रखें हम 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी 298 केल्विन, एंड फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है प्यारे बच्चों 96500 कूलाम पर मोल। और अगर लॉग बेस ई को, सुनो भाई, लॉग बेस ई को अगर हम लॉग बेस 10 में चेंज करना चाहते हैं, लॉग बेस ई को हम किस में चेंज करें, लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं, तो लॉग बेस 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से। इन सब वैल्यू को जब हम यहां पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, या पहले लॉग बेस ई में ये जो आ रहा है 2.303, इसको लिख देते हैं 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 298 केल्विन, एन आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 96500 कूलाम, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 के मतलब साम्यावस्था स्थिरांक। जब इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इसको सरल करते हैं, इसको हल करते हैं, तो इसका मान जो हमारे पास निकल के आता है वो क्या आता है, देखिएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस इन सब को हल करने पर क्या आएगा हमारे पास 0.0591, एन ऐसे कैसे हो जाएगा, ये क्या बचा लॉग बेस 10 के। ये जो समीकरण हमारे पास आई, इस समीकरण को ही क्या बोला जाता है नेनसट समीकरण। इस समीकरण को क्या बोला जाता है बच्चों, नेनसट समीकरण बोला जाता है, नेनसट समीकरण इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, नेनसट समीकरण को उत्पन्न किया, नेनसट समीकरण का डेरिवेशन किया। अब आगे अगर हम एक पॉइंट आपको सिखाना चाहें, वो पॉइंट ये है, अगर k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, यानी कि साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या हो जाए 1 हो जाए, या हम कहें कि अभिक्रिया में समस्त क्रियाकारक और उत्पाद, समस्त क्रियाकारक और उत्पादों की सांद्रता कितनी हो जाए, इकाई हो जाती है। समस्त क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता कितनी हो जाती है, इकाई, यानी यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। समस्त क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता कितनी ले लें हम, इकाई ले लें, कितनी ले लेते हैं बच्चों, इकाई ले लेते हैं, तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में देखो लॉग बेस 10 यहाँ 1 रखेंगे, और log बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, तो हमें यहां से क्या मिलेगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल, क्या मिलेगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल हमें मिलेगा। कब मिलेगा, जब समस्त क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रता कितनी हो जाती है, इकाई हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ई सेल किसके बराबर हो जाता है, ई नॉट सेल के बराबर हो जाता है। अगली कंडीशन सुनिएगा, अगर हम नेनसट समीकरण के उपयोग की बात करें, नेनसट समीकरण के उपयोग की बात करते हैं, सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, अगर हम नेनसट समीकरण के उपयोग की बात करते हैं तो नेनसट समीकरण की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं और किसी भी सेल का सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो नेनसट समीकरण का उपयोग में सबसे पहला जाएगा इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में, और दूसरा हम लिख सकते हैं सेल का सेल विभव ज्ञात करने। ये इसके क्या हो जाएंगे उपयोग। तो इस तरीके से हमने प्यारे बच्चों देखा कि नेनसट समीकरण को किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। मैं मान के चलता हूं, आशा करता हूं
कि टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नैनसेट समीकरण को हम अप्लाई करते हैं डैनियल सेल के लिए। जब तक आप इसको नोट करो, अब हम देखेंगे कि जो नर्नेस्ट यानी कि नैनसेट समीकरण है उसको डैनियल सेल के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। हम जानते हैं कि जो डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल में एनोड होता है जिंक का, कैथोड होता है कॉपर का। बोलो भाई, एनोड किसका बना होता है? जिंक का, और कैथोड उसमें किसका बना होता है? कॉपर का। या फिर हम कहें डैनियल सेल की जो संपूर्ण सेल अभिक्रिया है उसको पहले हम देखते हैं। डैनियल सेल की अगर हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें, डैनियल सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होती है। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन। आगे क्या बनेगा? जिंक प्लस 2 एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा प्लस कॉपर सॉलिड। देखो बच्चों, यहां अगर हम के की वैल्यू लिखना चाहें तो के आपका क्या हो जाएगा? जिंक प्लस 2 कॉपर, यहां क्या आ जाएगा? Zn, और यहां से हमको क्या मिलेगा? कॉपर 2 प्लस। ये तो आपके किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और हमें पता है ठोस पदार्थों की जो सांद्रता है उसको हम कितना मान के चलते हैं? इकाई, यानी कि 1 मान के चलते हैं। तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या क्या के क्या मिलेगा हमें? Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन बटे में कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन। अब इसको हम लिख सकते हैं सेल बराबर इनोट सेल माइनस का 0.0591। डैनियल सेल के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डैनियल सेल के लिए n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लॉग बेस 10 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन बटे में कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? डैनियल सेल के लिए नैनसेट समीकरण को लिख सकते हैं। अगर हमें जिंक प्लस 2 और कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन यहाँ पता है तो हम क्या कर सकते हैं? इस सेल का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि इनोट सेल तो कितना होता है? डैनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट। कितना होता है? 1.1 वोल्ट। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ई सेल का मान मिल जाएगा। कब? जब जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन और जो आपका कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन हमें पता होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा कि साम्य अवस्था पर ई सेल कितना होता है? 0। साम्य अवस्था पर ई सेल कितना होता है? 0, क्योंकि साम्य अवस्था पर जो आपका डेल्टा जी है, वो क्या होता है? 0। अगर साम्य अवस्था पर डेल्टा जी 0 होगा तो जो आपका ई सेल है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस का एन एफ ई सेल। ये हमने देखा है। अगर डेल्टा जी 0 हो जाएगा साम्य अवस्था पर तो आपका जो ई सेल है ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। साम्य अवस्था पर जो ई सेल है उसका मान कितना होता है? 0 होता है।